होती। इसके बाद आता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो बाबू वो भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को जब आप बेचोगे तो वहां से होने वाला कैपिटल गेन आपका चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर आप किसको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आप किसको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हो। सर आपका लैंड ऐसे एरिया में है, आपका लैंड ऐसे एरिया में है जहां पर पॉपुलेशन अप टू 10,000 है, जहां पर पॉपुलेशन अप टू 10,000 है। आपका लैंड ऐसे एरिया में है जहां पर पॉपुलेशन अप टू 10,000 है, उस लैंड को रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोला जाता है। अगर आपका लैंड ऐसे एरिया में है जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है लेकिन अप टू 1 लाख है, मोर देन 10,000 है लेकिन अप टू 1 लाख है, तो इस एरिया के अंदर आपके पास जो लैंड है वो अर्बन है। इस एरिया के अंदर जो लैंड है वो आपका अर्बन है। और यहां से 2 किलोमीटर के रेडियस तक, यहां से 2 किलोमीटर के रेडियस तक आपके पास जो लैंड है वो अर्बन है। मतलब इतने हिस्से में आपके पास जो लैंड है उसे अपन क्या मानेंगे, उसे अपन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। और जो 2 किलोमीटर के बाद है उसे अपन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास एक एरिया है और उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख है, तो इस एरिया में आपके पास जो लैंड है वो अर्बन है। और यहां से 6 किलोमीटर के दायरे तक, यहां से 6 किलोमीटर के दायरे तक, मतलब जहां पर इसकी लिमिट खत्म होती है, जहां पर इसकी हद खत्म होती है, वहां से 6 किलोमीटर के दायरे तक आपके पास जो लैंड है वो लैंड अर्बन है, मतलब इतने एरिया पे आपके पास जो लैंड है वो अर्बन है। और इस एरिया के बाद जो आपके पास लैंड है वो रूरल है। आपके पास एक एरिया है, उसकी पॉपुलेशन एक्सीड करती है 10 लाख को, आपके पास एक एरिया है उसकी पॉपुलेशन एक्सीड करती है 10 लाख को, तो इस एरिया के एंड से 8 किलोमीटर तक, इस एरिया के एंड से 8 किलोमीटर तक आपके पास जो लैंड है वो लैंड अर्बन एग्रीकल्चर में आता है। आपके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो अर्बन एग्रीकल्चर में आता है। अरे मेरे भाई, वो आपके लिए अर्बन एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है बेटा, चलो यहां पे ऐसे कर देते हैं, ये आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है और इसके बाद का जो लैंड है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। तो अगर आपके पास लैंड ऐसी जगह पर है जहां पर पॉपुलेशन अप टू 10,000 है तो ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है। लेकिन अगर आपके पास लैंड ऐसे एरिया में है जहां पर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, अप टू 1 लाख तक है, तो भाई ये तो आपका अर्बन एग्रीकल्चर है ही, इसकी लिमिट से 2 किलोमीटर तक भी अर्बन ही है और 2 किलोमीटर के बाद रूरल है। आपके पास लैंड ऐसे एरिया में है जहां पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, अप टू 10 लाख है, तो भाई ये वाला लैंड तो अर्बन है ही, इसकी लिमिट जहां खत्म होती है वहां से 6 किलोमीटर तक भी अर्बन है, उसके बाद रूरल है। आपके पास ऐसा एरिया है जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा की है, तो ये वाला लैंड तो अर्बन है ही, इसके 8 किलोमीटर तक का भी लैंड अर्बन है और 8 किलोमीटर के बाद का जो लैंड है वो रूरल है। ये जो 2 किलोमीटर है, ये जो 6 किलोमीटर है, ये जो 8 किलोमीटर है, इसको कैसे नापा जाता है सर? इसको नापा जाता है एरियली, इसको नापा जाता है एरियली। तो ये 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये एरियल डिस्टेंस है, ऊपर से लिया गया है, हवा में, आसमान से, एरियल डिस्टेंस है। ये 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का आपके पास एरियल डिस्टेंस है। ठीक है जी, हाँ जी सर, ओके सर, हमें रूरल एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कुछ जानकारी हो गई। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल असेट्स। हर एक असेट कैपिटल असेट होती है, लेकिन अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल असेट नहीं होगी, पर्सनल मूवेबल असेट है तो वो कैपिटल असेट नहीं होगी। पर्सनल मूवेबल असेट के 6 एक्सेप्शन, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, कल्चर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये आपके पास कैपिटल असेट होंगी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपके पास कैपिटल असेट नहीं होगी। अगर आपके पास गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को हम लोग कैपिटल असेट कंसीडर नहीं करते हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को हम लोग कैपिटल असेट कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद अगर आपके पास यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, अगर आपके पास यूलिप है और ये यूलिप आपको मिला है 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, यूलिप आपको इशू किया गया है, 1 फरवरी 21 या फिर उसके बाद, तो अगर आपने इसका जो प्रीमियम पे किया है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है तो इस यूलिप को भी कैपिटल असेट मान लेंगे। आपने एक ऐसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई है जिसमें आप साल भर में अगर 2,50,000 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम दे रहे हो तो हम उस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान को कैपिटल असेट मान लेंगे और इस पे कैपिटल गेन निकालेंगे। अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूट इस पे हमें इंटर लेवल पे जज नहीं करेगा, ये हमारे सीए फाइनल लेवल पे आएगा, तो इसको अभी इंटर लेवल पे अपन को पढ़ने का नहीं है। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और उसने इंडिया में सिक्योरिटीज खरीद रखी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं। तो अगर आप एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और आपने इंडिया में सिक्योरिटीज बाय कर रखी है एज पर सेबी गाइडलाइंस, तो वो सिक्योरिटीज को हम लोग कैपिटल असेट मान के चलते हैं। इनके ऊपर इंटर लेवल पे कुछ नहीं पूछा जाता, इंटर लेवल पे आपके लिए जो ये ए वाला पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कैपिटल असेट्स को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि सर कितने टाइप्स की कैपिटल असेट होती है, कितने टाइप्स की हमारे पास कैपिटल असेट होती हैं। तो कैपिटल असेट बेटा हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और एक होती है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। एक होती है हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब एक्ट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को डिफाइन किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को डिफाइन नहीं किया है। तो कोई भी असेट अगर शॉर्ट टर्म नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म है, कोई भी असेट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बन जाएगी। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफिकेशन कैसे होता है? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि आपने असेट को कितने समय तक होल्ड किया। तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप असेट को 36 मंथ से
कम होल्ड करते हो, मतलब अप टू 36 मंथ होल्ड करते हो, आप किसी असेट को अप टू 36 मंथ तक होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म रहती है, और 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म बन जाती है। कोई भी असेट को अगर आप 36 मंथ तक होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म रहती है, और 36 मंथ के बाद वो आपके लिए क्या बन जाती है, लॉन्ग टर्म बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आपके पास यूनिट्स हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, या फिर आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है, आपके पास कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, तो कोई भी सिक्योरिटी अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, म्यूचुअल फंड की इक्विटी ओरिएंटेड फंड में आपने पैसा लगा रखा है, या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड्स आपने खरीद रखे हैं, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड आपके पास है, तो बेटा ये 12 महीने तक शॉर्ट टर्म रहते हैं और 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। मतलब अगर आपके पास लिस्टेड शेयर्स हैं, मतलब अगर आपके पास लिस्टेड शेयर्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो ये अप टू 12 मंथ अगर आपने होल्ड करे, अप टू 12 मंथ अगर आपने होल्ड करे तो ये शॉर्ट टर्म है, और अगर आपने इन्हें 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर लिया तो ये लॉन्ग टर्म बन जाएंगे। वैसे ही हमारे पास कुछ असेट्स हैं वो 24 महीने तक शॉर्ट टर्म रहती है और 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म बन जाती है। तो अगर आपके पास लैंड और बिल्डिंग है तो लैंड और बिल्डिंग 24 महीने तक शॉर्ट टर्म रहती है और 24 महीने के बाद ये लॉन्ग टर्म बन जाती है। वहीं पे अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स है तो अनलिस्टेड शेयर्स भी 24 महीने तक शॉर्ट टर्म रहते हैं और 24 महीने के बाद ये लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। अब फोकस करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास लिस्टेड डिबेंचर्स है, आपके पास लिस्टेड डिबेंचर्स हैं तो इनका शॉर्ट टर्म रहता है अप टू 12 मंथ, और आपके पास अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स है तो इनका शॉर्ट टर्म रहता है अप टू 36 मंथ। अगर आपके पास लिस्टेड शेयर्स है तो इनका शॉर्ट टर्म रहता है अप टू 12 मंथ, अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स है तो इनका शॉर्ट टर्म रहता है अप टू 24 मंथ्स। बात समझ में आ रहा है? लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड शेयर्स 12 महीने तक शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर 24 महीने तक शॉर्ट टर्म, 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। और अनलिस्टेड डिबेंचर 36 मंथ तक शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ के बाद ये आपके लिए क्या बन जाते हैं, लॉन्ग टर्म बन जाते हैं। अब जैसे हमारे पास कैपिटल असेट्स दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वैसे ही हमारे पास कैपिटल गेन भी दो तरीके से निकलता है। एक होता है शॉर्ट टर्म